नमस्कार, मैं आर के सर आपके अपने यूट्यूब चैनल PR एजुकेशन में आप लोगों का फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने जो कड़ी को शुरू किया था यानी कि 12वीं क्लास के यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 5 को हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग कृषि का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग उसका शेष भाग इसमें देखेंगे और इसमें हम लोग बहुत सारी नई नई चीज़ों को देखेंगे। तो इस वीडियो का लास्ट तक बने रहिए और इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ये क्योंकि आपके परीक्षा के उपयोगी बहुत उपयोगी है बच्चों। तो देखते हैं हम लोग कृषि के बारे में। चलिए, तो अब देखिए, ऋतुओं के आधार पर कृषि का वर्गीकरण, यानी कि ऋतु के आधार पर भी कृषि को वर्गीकृत किया गया है। पहला है खरीफ फसल, यानी खरीफ फसल देखिए, इसकी बुआई जो है जून जुलाई में की जाती है और तथा कटाई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं किस फसल की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वो फसल है धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंगफली, मूंग, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, रागी, यानी कि ये सारी फसलों जो हैं, ये कौन सी फसल है? खरीफ फसल के उदाहरण है। अब देखिए, इसमें अधिकतम तापमान एवं अधिकतम वर्षा की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने समझा खरीफ फसल। अब देखते हैं हम लोग रबी फसल। अब देखिए, इसकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है तथा कटाई अप्रैल मई में की जाती है। अब देखिए, उगते समय कम तापमान, जी हाँ, यानी कि जब इसकी बुआई की जाती है और जब ये पौधा निकलता है, यानी कि फसल जब उगता है, तो उस समय इसका तापमान कम होना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये फसल पकने का समय आ जाता है, तो उस समय इसको तापमान अधिक की आवश्यकता होती है। जैसे अब देखिए, इसमें गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, आलू, अलसी, राई, यानी कि ये सारी फसलें जो है रबी फसल के उदाहरण हैं बच्चों। अब देखते हैं हम लोग जायद फसल। अब देखिए, यह फसल जो है रबी फसल एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है, यानी कि रबी और खरीफ के बीच में जो समय मिलता है उस काल में इसको उगाया जाता है। अब देखिए, फरवरी मार्च में बुआई की जाती है तथा जून तक इसको काट लिया जाता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा फसल इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, केला एवं अन्य प्रकार की सब्जियां, जैसे मान लीजिए लौकी हुआ, बोदी हुआ, यानी कि उस समय भिंडी हुआ, यानी कि उस समय जो फसलें उगाई जाती है ये सभी जायद फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कृषि पद्धति है, यानी कि कृषि करने का कुछ ढंग है जिसे हम लोग कृषि पद्धति के नाम से जानते हैं। अब देखिए, द्विफसली कृषि पद्धति। अब देखिए, चक्रीय पद्धति द्वारा एक ही वर्ष में, यानी कि एक ही वर्ष में 2 फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना है। जैसे मान लीजिए, एक समय अगर धान की खेती की जाती है तो दूसरे समय में उसमें दलहनी फसलों का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि दलहनी फसलों से क्या होता है कि उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता जो है बरकरार रहती है। तो इस प्रकार की द्विफसली कृषि को हम लोगों ने समझा। अब देखिए, रिले कृषि क्या है? अब देखिए, इसमें पहली फसल को काटने के पूर्व में, यानी कि अगर फसल में हम लगा दिए और अभी वो तैयार नहीं हुआ है या तैयार होने में कुछ अभी समय है, तो उसके पूर्व ही इसके मध्य में उपस्थित, यानी कि जब फसल लगाते हैं तो उसके बीच में कुछ जगह खाली स्थान बच जाता है, उन रिक्त स्थानों में दूसरी फसल लगा दी जाती है। यानी कि जैसे एक फसल अभी लगी हुई है तो उसी में बीच में जो खाली स्थान है उसमें किसी और फसल को हम लोग लगा देते हैं। तो ये इस प्रकार की कृषि जो है रिले कृषि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, फिर है चक्रीय कृषि। अब देखिए, चक्रीय कृषि किसे कहते हैं? इसमें भूखंड को परती छोड़ने के बजाय, यानी कि इसमें भूखंड को परती नहीं छोड़ा जाता है, बस बजाय उस पर विभिन्न फसलें चक्रीय क्रम में उगाई जाती है, उसे हम चक्रीय कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा कृषि पद्धति, रिले कृषि और चक्रीय कृषि। तो इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं अन्य प्रकार के कृषि का वर्गीकरण, जैसे खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें वो फसलें होती है जिसको हम लोग
खाने के लिए उत्पादन करते हैं, यानी कि इसके नाम से ही आपको पता है कि खाद्यान्न फसलें वह फसलें होती है जो कि खाने के उपयोग में लाई जाती है। जैसे देखिए चावल है, गेहूं है, मक्का है, जौ है, दलहन है, तो ये सभी खाद्यान्न फसलों के ही उदाहरण हैं। अब हम लोग देखते हैं नगदी फसलें। अगला जो है नगदी फसल। नगदी फसल वह है यानी कि इससे कि आय की प्राप्ति होती है, जैसे मसाले, तिलहन, फल, गन्ना, तंबाकू, ये क्या है नगदी फसल का उदाहरण है, यानी कि इसको बेचकर हम लोग आय की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है बागानी फसलें, यानी बागानी फसलें, इन फसलों का उत्पादन कैसे किया जाता है, बागान के रूप में, यानी कि विस्तृत भूखंड पर इसको लगाया जाता है। जैसे कॉफ़ी हुआ, चाय हुआ, कोको, रबड़, नारियल, ये सभी बागानी कृषि के ही उदाहरण हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं रेशेदार फसलें, यानी कि रेशेदार फसलें वे फसलें होती है जिनका हम लोग मुख्य उत्पादन रेशा उत्पादन के लिए करते हैं, रेशा प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे कपास, आप लोग जानते हैं कि कपास हमारे लिए कितना उपयोगी है, क्योंकि कपास से ही जो हम आज वस्त्र पहनते हैं वो उससे प्राप्त होता है, यानी कि सूती वस्त्र। और जूट जो है ये भी रेशेदार फसलों का ही उदाहरण है बच्चों। अब देखिए हम लोग जंतु उत्पाद, यानी कि वैसे फसल जो कि जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, जैसे सिल्क। सिल्क मतलब रेशम, ये कैसे रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। ऊन ये किससे प्राप्त किया जाता है, भेड़ से, खरगोश से, ये सभी ऊन की प्राप्ति रहती है। अब है मांस, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, यानी कि इन सारी चीज़ों का उत्पादन किससे किया जाता है, जंतु उत्पाद से, यानी कि ये जंतु उत्पाद के ही उदाहरण है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि अन्य प्रकार के कृषि को, जैसे मान लीजिए स्थानांतरित कृषि जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसे हम लोग झूम कृषि या कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरित कृषि कहते हैं, उसको कई जगहों पर अलग अलग नामों से जाता है। जैसे भारत में कई जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, या विश्व में उस कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उसका हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे, और वो उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसलिए उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। तो आइए अब हम लोग कृषि के, यानी कि स्थानांतरित कृषि को अन्य जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसमें से आप लोग किसी भी एग्जाम में देखिएगा पेपर उठा करके प्रीवियस ईयर का, तो उसमें से ये क्वेश्चन जरूर रहता ही रहता है। तो आइए देखते हैं हम लोग यानी कि स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम। ये देखिए भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है, देखिए झूम कृषि। तो झूम कृषि कहाँ पे इसको कहा जाता है, तो असम, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में, यानी कि असम, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसको बेबर और डहिया के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे जाना जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में जाना जाता है। अगला हम लोग देखते हैं पोडुपेडा, यानी कि पोडुपेडा कहाँ पे जाना जाता है इसको, स्थानांतरित कृषि को, तो ये है आंध्र प्रदेश में इसको जाना जाता है। फिर है अगला कुमारी कहाँ पे जाना जाता है, तो ये पश्चिमी घाट, यानी जी हाँ आप लोग जानते होंगे कि पश्चिमी घाट कौन सा है, तो वहाँ पर इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। और फिर है कोमान एवं पामाडाबी, यानी कि कोमान और पामाडाबी कहाँ पे जाना जाता है इसको, तो ओडिशा में, यानी कि उड़ीसा में इसको कोमान और पामाडाबी के नाम से जाना जाता है। फिर है बालरे एवं बाल्टरे, ये बालरे और बाल्टरे कहाँ पे जाना जाता है, तो ये राजस्थान में इसको हम लोग जानते हैं। फिर है खील कहाँ पे है, तो ये हिमालयी क्षेत्र में। फिर है कुरुआ कहाँ पे कहा जाता है, झारखंड में इसको, यानी कि स्थानांतरित कृषि को झारखंड में कुरुआ के नाम से जाना जाता है। फिर है पामलू कहाँ पे कहा जाता है, तो ये मणिपुर में इसको कहा जाता है। फिर है दीपा कहाँ पे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ में, जी हाँ छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में, और अंडमान निकोबार में भी इसको कहा जाता है। क्या चीज़, दीपा के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, यानी कि स्थानांतरित कृषि को। अब देखते हैं हम लोग विश्व में स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम, जैसे मिल्पा कहाँ पे कहा जाता है, तो ये मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से पुकारा जाता है। फिर है कोनुको कहाँ पे कहा जाता है, तो ये वेनेजुएला में इसको कहा जाता है। फिर है रोका कहाँ पे कहा जाता है, तो ये ब्राज़ील में इसका नाम है स्थानांतरित कृषि का। फिर है मसोले कहाँ, कांगो, यानी कि दक्षिण अमेरिका में
कांगो क्षेत्र जो है वहाँ पर, और मध्य अफ्रीका में ये मसोले के नाम से जाना जाता है। फिर है लदांग। लदांग कहाँ पे कहा जाता है? तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है इसको। फिर है रे कहाँ पे कहा जाता है? तो इसको वियतनाम में कहा जाता है। फिर है तुंगिया। तुंगिया कहाँ पे कहा जाता है? तो ये म्यांमार में इसको तुंगिया के नाम से जाना जाता है। फिर है चेना। चेना कहाँ पे कहा जाता है? इसको श्रीलंका में कहा जाता है, ठीक है। फिर है केंगिन। केंगिन कहाँ पे कहा जाता है? इसको फिलीपींस में कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्या स्थानांतरित कृषि को अन्य जगहों पर किन किन नामों से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको एकदम हमेशा याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फसल जो है और प्रमुख उत्पादक देश और प्रमुख निर्यातक देश, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। दे देता है थी लगाने के लिए, क्रम लगाने के लिए कि निम्न में से बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में उत्पादक या निर्यातक देश को लगाइए। तो ये भी उस मायने में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए चावल। चावल के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? चीन है प्रथम स्थान पे, भारत है, इंडोनेशिया है। और निर्यातक में कौन है? तो ये भारत है, थाईलैंड एवं वियतनाम है। फिर है गेहूं के उत्पादन में। गेहूं के उत्पादन में कौन सा है? तो चीन है, भारत है और रूस है। और लेकिन निर्यातक में कौन है? रूस है, कनाडा है और यूएसए यानी कि अमेरिका है। फिर है आगे चाय। चाय देखते हैं हम लोग। चाय के भी उत्पादन में कौन सा है? तो चीन है, भारत है और केन्या है। लेकिन इसके उत्पादन में निर्यातक में कौन है? तो चीन है, श्रीलंका है और केन्या है बच्चों, इसको याद रखना है। फिर है कॉफ़ी। कॉफ़ी में ब्राज़ील है, वियतनाम है, कोलंबिया है, ये उत्पादक है, प्रमुख उत्पादक देश। और निर्यातक देश में ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया है। फिर है रबड़। रबड़ में है थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये उत्पादक हैं, प्रमुख उत्पादक देश हैं। और थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम प्रमुख निर्यातक देश है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज कृषि चैप्टर को पूरा एकदम कंप्लीट अध्ययन कर लिया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपके बहुत ही काम का ये वीडियो साबित होगा बच्चों। इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। इसको एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार इसको देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ठीक है, तो यहीं पर इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग लेकर आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके बाय।